हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार, प्रवक्ता मनोविज्ञान डाइट हमीरपुर। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ डीएलएड फर्स्ट ईयर के यूनिट 2 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक टॉपिक लेकर, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, मानवतावाद क्या होता है। डियर ट्रेनीज, आज हम मानवतावाद को डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मानवतावाद क्या होता है। डियर स्टूडेंट, मानवतावाद को जानने से पहले हम उसकी बैकग्राउंड को थोड़ा सा जान लें। जैसे आप जानते हैं कि बालक के विकास की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। इनमें से कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि बालक में व्यवहारगत परिवर्तन किसी मूल प्रवृत्ति अथवा जन्मजात प्रेरक वृत्ति के कारण उत्पन्न होता है, विकसित होता है। जैसे कि हमारा मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, साइकोएनालिटिक थ्योरीज। और दूसरी कैटेगरी में वे सिद्धांत आते हैं जो इस बात पर बल देते हैं कि बालक द्वारा अधिकांश व्यवहार पर्यावरणीय कारकों के परिणाम स्वरूप होते हैं। उनके ऊपर पर्यावरण का प्रभाव होता है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखता है। जैसे बेंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति इमिटेशन के द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये दो तरह की थ्योरीज, एक जो जन्मजात प्रेरक वृत्ति को लेकर और दूसरी पर्यावरण पहलुओं के ऊपर फोकस करती हैं। अब अगली कैटेगरी जो हमारी बनती है वो जो अन्य मनोवैज्ञानिक हमारे कुछ ऐसे भी हैं जिनका दृष्टिकोण इन दोनों कैटेगरी से अलग है, दोनों प्रकार की विचारधाराओं से अलग हैं, और वे किसी अन्य दृष्टिकोण को मानते हैं जिसको कि हम मानवतावादी दृष्टिकोण कहते हैं। इस दिशा में हमारे मैस्लो का नाम प्रसिद्ध है, कार्ल रोजर्स का नाम प्रमुख है। मैस्लो ने 1954 में और रोजर्स ने 1961 में अपने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, और उन्हीं के दृष्टिकोणों को हम आज मानवतावादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं, या इन सिद्धांतों को सेल्फ थ्योरी भी कहा जाता है। सेल्फ थ्योरी से आप समझ गए होंगे कि इनका फोकस सेल्फ कंसेप्ट पे ज़्यादा रहा होगा। तो विकास के मानवतावादी सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु यह है कि व्यक्ति के अंदर केवल मनोवैज्ञानिक की क्षमता नहीं होती हैं, कई मनोवैज्ञानिक क्षमताएं और शक्तियां भी निहित होती हैं। और विकास के क्रम में हर बालक अपने अंदर एक स्वतंत्र बोध और स्वयं को पहचानने की क्षमता विकसित कर लेता है। सेल्फ कंसेप्ट एंड परसेप्शन ऑफ ओन आइडेंटिटी, अपने आप को जानना, पहचानना की क्षमता। और इनसे ही व्यक्ति अपनी क्षमताओं और सीमाओं का ज्ञान लेता है। परिणाम स्वरूप बालक के भीतर एक विशिष्ट व्यक्तित्व का विकास शुरू हो जाता है। एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी टाइप उसकी बनती है, क्योंकि वो अपने अंदर निहित शक्तियों को पहचानता है। तो परिणाम स्वरूप बालक के भीतर जो एक विशिष्ट व्यक्तित्व का विकास शुरू होता है, तो बालक अपनी इन आवश्यकताओं से अवगत हो जाता है। मानवतावादी सिद्धांत बालक के विकास के लिए उसकी अंदर निहित इच्छा शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं,
कि व्यक्ति के अंदर स्ट्रांग विल पावर हो। जैसे कहा भी गया है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल बट विद द विल। व्यक्ति की विल पावर स्ट्रांग हो तो वो अपनी क्षमताओं के मुताबिक सर्वोत्तम पहलू तक पहुंच सकता है। मैस्लो का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। उनके सिद्धांत को हायरार्की मॉडल ऑफ नीड्स भी कहा जाता है। एक पिरामिड रूपी आवश्यकताओं का उन्होंने मॉडल पेश किया है। मैस्लो का मानना है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ एक आवश्यकता होती हैं और वो आवश्यकताएं क्रमवार उत्पन्न होती हैं और क्रमवार ही संतुष्टि प्राप्त करती हैं। जैसे आप जानते हैं कि अभिप्रेरणा की प्रक्रिया कैसे चलती है। मोटिवेशन में सबसे पहले नीड्स काम करती हैं। हमारी कुछ एक आवश्यकता होती हैं और हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे अंदर जो लालसा पैदा होती है, हमारे अंदर जो इच्छा पैदा होती है, उसको हम ड्राइव कहते हैं, हिंदी में अंतर्नोद कहते हैं। तो व्यक्ति के अंदर आवश्यकता पैदा होती है, उसको प्राप्त करने की जो लालसा है उसको हम ड्राइव कहेंगे और उसके बाद व्यक्ति उस अपनी ड्राइव को पूरा करने के लिए गोल ओरिएंटेड बिहेवियर दर्शाता है, अपने उद्देश्य निर्देशित व्यवहार करता है और उस उद्देश्य निर्देशित व्यवहार करने के पश्चात व्यक्ति अगली स्टेज में अपने गोल को अचीव कर लेता है, यानी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और जब वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो जो उसकी ड्राइव थी, अंतर्नोद था, जो उसकी लालसा थी, वो उसमें कमी आ जाएगी या वो पूरी तरह शांत हो जाएगी, यानी कि सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, संतुष्टि हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये मोटिवेशन का क्रम चलता है। पहले आवश्यकता पैदा होती है और आवश्यकता के कारण व्यक्ति में ड्राइव पैदा होती है, लालसा पैदा होती है। फिर उस ड्राइव को पूरा करने के लिए गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है। फिर गोल अचीव हो जाता है। जब गोल अचीव हो जाता है तो उसको ड्राइव या तो कम हो जाती है या सेटिस्फेक्शन हो जाती है। इज इट क्लियर? तो आइए मैस्लो के मुताबिक हम जानते हैं कि मैस्लो ने क्या कहा कि ये आवश्यकताएं कैसे कैसे किन किन अवस्थाओं से गुजरती है, कैसे अपनी पूर्ति चाहती है। सबसे पहले मैस्लो के अनुसार व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। ये बेसिक नीड्स हैं। सबसे पहले नीड व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति। उसको भोजन चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको आराम चाहिए। शरीर की ये ज़रूरत है और सबसे प्रथम निम्न स्तर की आवश्यकता व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता होती हैं। जब ये शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद वो अपनी सेफ्टी नीड्स की तरफ बढ़ता है, सुरक्षा की ज़रूरतों की तरफ बढ़ता है, सिक्योरिटी की तरफ बढ़ता है, सेफ्टी की तरफ बढ़ता है। उसको प्लान करता है, उसके लिए तैयारी करता है, चाहे वो अपना बैंक बैलेंस की बात हो, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात हो, ताकि वो अपने जीवन में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। अब ये दो मुख्यतः जो हमने शुरू की चरण की ये जो आवश्यकताओं का जिक्र किया, ये बेसिक नीड्स हैं, शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता। उसके बाद व्यक्ति में शारीरिक आवश्यकताएं भी होती हैं और व्यक्ति की कुछ एक मानसिक आवश्यकताएं भी होती हैं। मानसिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? जैसे बिलोंगलीनेस एंड लव नीड। मनुष्य क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है और समाज में
वो सामाजिक संबंधों के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसके बिना खुश नहीं रह सकता। वो संबंध स्थापित करना चाहता है, उसके अपनी रिश्तेदारी, अपने क्लोज रिलेशंस, फ्रेंड्स, उनके साथ वो समाजीकरण चाहता है, समाज से जुड़ा रहना चाहता है, क्योंकि मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि वो सामाजिक है और इसकी पूर्ति वो चाहता है जब उसकी शारीरिक आवश्यकताएं व सुरक्षा की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। और उसके हायर लेवल पर जब व्यक्ति इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, इनको प्राप्त कर लेता है, फिर वो अपने सम्मान के बारे में सोचता है, आत्मसम्मान के में वृद्धि करना चाहता है, अच्छा पद प्राप्त करके प्रतिष्ठा कमाना चाहता है। वो चाहता है कि सभी लोग मेरा आदर करें, मेरी समाज में वैल्यू हो, मेरा समाज में एक अपनी पहचान हो, मेरा समाज में सम्मान हो। इसके लिए वो पद व प्रतिष्ठा उसकी एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है जिसको वो प्राप्त करना चाहता है। और इस सम्मान की, इस आत्मसम्मान की आवश्यकता के बाद जो अंतिम आवश्यकता रहती है, बहुत कम व्यक्ति इस आवश्यकता तक पहुंच पाते हैं। वो न बेसिक नीड है, न साइकोलॉजिकल नीड है, उसको हम सेल्फ फुलफिलमेंट नीड कहते हैं। आत्म पूर्ति की आवश्यकता चाहते हैं, व्यक्ति आत्म सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी योग्यताओं का इस्तेमाल करके, उसको उत्तम तरीके से उनका प्रयोग करके नव निर्माण करना चाहता है, सृजन करना चाहता है। ऐसी सृजनात्मक क्रियाओं में अपनी उन शक्तियों का उपयोग करना चाहता है। और इस आवश्यकता को हम स्व वास्तविकीकरण की आवश्यकता कहते हैं, आत्म सिद्धि की आवश्यकता कहते हैं। तो ये हिरार्की रही, क्रमवार तरीके से यानी कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति करता है। पहले शारीरिक आवश्यकताएं, फिर सुरक्षा की आवश्यकताएं, फिर प्रेम की आवश्यकता, फिर आत्मसम्मान की आवश्यकता और उसके बाद स्व वास्तविकरण की आवश्यकता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल मैस्लो के द्वारा दिया गया कि हम इस क्रमवार तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो आइए सरल भाषा में हम देखें कि इस मॉडल के क्या मुख्य बिंदु थे। सर्वप्रथम कि निम्न स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। लोअर ऑर्डर से हम चलते हैं। पहले लोअर ऑर्डर्स की नीड व्यक्ति चाहता है। अपनी दैहिक, सुरक्षात्मक व संबंधन की आवश्यकताएं ये निम्न स्तरीय होती हैं। तीसरी बात हमने कही कि निम्न स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद की प्रतिष्ठा तथा आत्मसिद्धि जो चौथी और पांचवी है, ये इनको हम हाई ऑर्डर नीड्स कहते हैं, उनकी तरफ व्यक्ति सोचता है। अगली बात, व्यवहारिक जीवन में सभी बालक आत्मसिद्धि के स्तर तक नहीं पहुंच पाते, ये भी हमने कहा। और एक बात और इस चर्चा में सामने आई है कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता सर्वोच्च है, ये सबसे उत्तम आवश्यकता मानी जाती है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता की पूर्ति तभी संभव है, जैसे हमने कहा कि जब नीचे की सारी आवश्यकताएं संतुष्ट कर ली जाती हैं, तभी व्यक्ति अपनी उन सर्वोच्च आवश्यकताओं की तरफ सोचता है। और एक बात सामने ये आई कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता बालक के एक जन्मजात शक्ति के रूप में नियत है। व्यक्ति के अंदर इनेट फोर्स है, उसके अंदर वो छिपी होती है, ज़रूरत उसको पहचानने की होती है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता के सहारे बालक अपनी संपूर्ण क्षमताओं को चरम सीमा तक विकसित करने में समर्थ हो सकता है। यदि व्यक्ति अपनी फुल पोटेंशियलिटी के साथ उनको पहचान ले, काम करे, तो वो अपना चरम सीमा तक उनको हल करने में, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो सकता है। तो ये कुछ एक मैस्लो के मॉडल के मुख्य बिंदु
रहे हैं जिनके ऊपर हमने चर्चा करी। उसके बाद कार्ल रोजर्स, वो भी एक मानवतावाद के समर्थक रहे, प्रतिपादक रहे। तो आइए जल्दी से उनके मुख्य बिंदुओं पर भी एक झलक दे लें। कार्ल रोजर्स के मुताबिक बालक में पूर्णतः क्रियाशील एक व्यक्ति बनने की क्षमता छिपी होती है और अन्य व्यक्तियों की सहायता से वे अपने भीतर एक सुदृढ़ व्यक्तित्व विकसित कर सकता है। व्यक्ति के अंदर एक जन्मजात इनेट योग्यता छिपी होती है। अगर बालक या व्यक्ति उन अपनी क्षमता को पहचान ले दूसरों व्यक्तियों की मदद से, तो अपने पर्सनैलिटी को सुदृढ़ कर सकता है। दूसरा, परामर्शदाता और चिकित्सक के रूप में रोगी अपने रोग के निदान एवं उपचार में स्वयं सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर सकते थे और उनके इसी सिद्धांत के आधार पर बाल विकास को समझा जा सकता था। तीसरा बिंदु था कि बालक को किसी भी ऐसी परिस्थिति में अगर रखा जाए जिसमें वह स्वयं अपनी क्षमता को पहचानने और उनका उपयोग करना है, तो वो समुचित व्यवहार कर सकता है। ऐसा होने पर बालक अपने चिंतन, व्यवहार में मौलिकता, नवीनता और सृजनशीलता का विकास कर सकता है, उसका प्रदर्शन कर सकता है। तो ये हमारे मैस्लो और कार्ल रोजर्स के उन्हीं जो अंतर्निहित शक्ति हैं उनके ऊपर फोकस किया गया। इस करके ये हमारे मानवतावाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हमारे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के हमारे सामने आए हैं। उनके ऊपर भी सरल भाषा में एक जल्दी से नज़र लगा लेते हैं। नंबर 1 की मानवतावादी मनोविज्ञान व्यक्ति की भूमिका पर बल देता है, इंडिविजुअल के रोल के ऊपर फोकस करता है। इज इट क्लियर? मनोविज्ञान की यह विचारधारा मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण और निर्धारण करने का अधिक श्रेय व्यक्ति को देता है कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर वो शक्तियाँ अंतर्निहित होती हैं। और दूसरा, ये विचारधारा पर्यावरणीय प्रभावों की ओर ध्यान भी देती है, बजाय केवल हमारे आंतरिक विचारों और इच्छाओं पर केंद्रित करने के। मानवतावादी मनोविज्ञान के अनुसार हमारे अनुभवों पर हमारे पर्यावरण के प्रभावों का योगदान भी होता है। हमारे जो अनुभव रहे हैं उनके ऊपर एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ता है, इस बात को भी स्वीकार करते हैं। तीसरा, मानवतावादी मनोविज्ञान थेरेपी, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल और अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करता है। चौथी बात, हमारी विशेषता सामने जो आई, मानवतावादी मनोविज्ञान सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों के लिए अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को चिकित्सा के माध्यम से खोजने में सहायक होता है। तो ये कुछ एक मुख्य बिंदु जिनके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा करी, उनके ऊपर एक नज़र। और आइए अब ये देखते हैं कि इस सिद्धांत की क्या लिमिटेशंस रहीं, किन बातों के ऊपर आलोचना हुई, क्या क्रिटिसिज्म रहे। तो पहला क्रिटिसिज्म ये रहा मानवतावादी सिद्धांत का कि मानवतावादी मनोविज्ञान प्राय बहुत अधिक सब्जेक्टिव दिखाई पड़ता है, आत्मनिष्ठ है, सब्जेक्टिव इन नेचर है, क्योंकि इसमें व्यक्तिक अनुभवों का महत्व, इसका वस्तुनिष्ठ अध्ययन और मानवतावादी प्रक्रियाओं को मापन कठिन हो जाता है, क्योंकि इतना सब्जेक्टिव है कि हम एक साइंटिफिकली जो है वो उसकी स्टडी नहीं कर सकते। साइंटिफिक ढंग से इसका मापन करना, व्यक्ति की योग्यता का मापन करना, उनके गुणों का मापन करना मुश्किल हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइज वाली आवश्यकता को प्राप्त कर लेता है, तो हम उसे वस्तुनिष्ठ ढंग से कैसे बता सकते हैं कि उसने आत्मसिद्धि की प्राप्ति कर ली है? क्या पैमाना होगा हमारे पास? क्योंकि ये तो अपने आप में सब्जेक्टिव है नेचर का, इसमें ऑब्जेक्टिविटी की कमी है। ये सबसे बड़ी आलोचना कही, क्योंकि किसी भी एक विषय को विज्ञान की ओर बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक बनाने के लिए उसमें
ऑब्जेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कमी जरूर खलती रही, इस बात के ऊपर इस सिद्धांत की आलोचना की गई। और व्यक्ति किसके बारे में, आत्मसिद्धि के बारे में, किसी के गुणों के बारे में निश्चित रूप से उसका मापन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम केवल व्यक्ति के स्वयं के अनुभवों के आधार पर ही मूल्यांकन कर सकते हैं। और दूसरी इसकी मुख्य आलोचना हुई कि इसके अवलोकनों या निरीक्षणों की पुष्टि नहीं हो सकती। जिन ऑब्जर्वेशंस की बात लेकर हम चल रहे हैं, तो उनको हम टेस्ट कैसे करेंगे? नॉट वेरीफाइएबल। इनके गुणों के मापन या उनकी मात्रा बनाने की कोई सही विधि नहीं है। हम कैसे इनके गुणों की मात्रा को मापेंगे, एक गंभीर प्रश्न है। तो ये दो लिमिटेशंस के ऊपर इस सिद्धांत की आलोचना की गई। तो आइए देखते हैं कि हम किस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचते हैं, किस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जान गए होंगे द एम ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज टू हेल्प द इंडिविजुअल टू डेवलप ए स्ट्रॉन्गर हेल्थियर सेंस ऑफ सेल्फ। इस मानवतावादी सिद्धांत की एक जो मुख्य दिशा रही, जो अप्रोच रही, वो व्यक्ति की एक स्ट्रॉन्गर हेल्थियर सेंस ऑफ सेल्फ, स्व को जानने की और फोकस रहा, एज वेल एज असेस एंड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स टू हेल्प एंड गेन द सेंस ऑफ मीनिंग इन लाइफ। जीवन के वास्तविक मायने के हैं, उन भावों को समझने के ऊपर फोकस किया गया। और एज यू नो, सेल्फ कंसेप्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पर्सनैलिटी एंड इट इंक्लूड्स ऑल द थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स पीपल हैव अबाउट देमसेल्व्स। जैसे आप जानते हैं कि व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? अपने आप को जानना, अपने बारे में धारणा बनाना, सेल्फ कंसेप्ट। हमारा अपने स्वयं के बारे में क्या सोचना है, हम अपने किस तरह के विचार रखते हैं, किस तरह के भाव रखते हैं, किस तरह के विश्वास रखते हैं। तो इन भावों की, विचारों की और विश्वासों की पॉजिटिविटी ही हमारा सेल्फ कंसेप्ट होता है। स्व के बारे में हमारी क्या धारणा है, कितनी पॉजिटिविटी के साथ हम जीवन को देखते हैं और कितनी पॉजिटिविटी के साथ अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानते हैं। अगर हम ये पहचानने में सक्षम हो जाते हैं तो हम अपने एक सुदृढ़ व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। Hence, we can conclude that humanistic approach is very useful to know the individual's potential and importance of growth and self-actualization। इस तरह से नटशेल में हम कह सकते हैं कि मानवतावादी जो ये दृष्टिकोण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप को जानने में, अपने अंतर्निहित शक्तियों को जानने में, जो हमारी इंडिविजुअल की पोटेंशियल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको जानने में, और साथ में हमारे जीवन में ग्रोथ का क्या महत्व है और स्व वास्तविकरण का क्या महत्व है, वहाँ तक पहुँचने में, ताकि हम आत्म सिद्धि की आवश्यकता की प्राप्ति कर पाएँ और उसके माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व को सर्वोच्च स्तर पर ले जाएं और स्टेट ऑफ वेलबींग, स्वस्ति बोध की अवस्था को प्राप्त कर सकें। तो उम्मीद है कि आप इस मानवतावादी दृष्टिकोण से परिचित हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।